हेलो बच्चों, तो ये होने वाला है वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट अभी तक का, यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए सर शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 3 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आता है वो सबसे पहले बात करता है कैपेसिटी के बारे में कि कौन आदमी ऐसा है जो कम्पिटेंट इनफ है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो ये सबसे पहले बोलता है अ पर्सन हु इज अ माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब यहाँ से केस स्टडी आती है माइनर के एसेंशियल एलिमेंट से, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एक माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट करो वो हमेशा वॉइड एब इनिशियो है। माइनर के ऊपर आप केस नहीं कर सकते इवन मेजॉरिटी होने के बाद भी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने माइनॉरिटी में किया है। क्यों? बिकॉज देर इज नो रैटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। एक माइनर कभी भी किसी भी अग्रीमेंट में माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। हो सकता है उसने पहले झूठ बोला हो और बाद में वो माइनॉरिटी प्लीड करके आपका पप्पू बना देगा, तो वो कर सकता है। चौथा, माइनर की लाइबिलिटी के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पेरेंट। माइनर के बिहाफ पर गार्जियन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इनमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता और फॉर द बेनिफिट ऑफ द गार्जियन हो सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर हो सकता है। 6, माइनर अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में बेनिफिशियरी हो सकता है। माइनर नेसेसिटीज के लिए लायबल है अप टू द वैल्यू ऑफ द एस्टेट जो उसके पास है या जो उसने इनहेरिट किया है, जो उसके नाम पर है। ठीक है, ऐसे अगर मम्मी पापा की कोई प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर रहा है वो, जैसे कि यहाँ पर नेसेसिटीज़ क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ नेसेसिटी में आती है एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है और फ्यूनरल सर्विसेज आती हैं। उसके बाद सर माइनर क्या पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? नहीं, बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? चाह के भी नहीं होगा, क्योंकि बात ऐसी है कि तुम मुझसे पैसा मांगने जाओगे वो मना कर देगा कि मैं नहीं दूंगा। क्या माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी हो सकता है? नहीं सर, श्योरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेट लाइबिलिटी उसी के ऊपर आती है पेमेंट की। क्या माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर सकता है? हाँ सर, लेकिन आप उस पर पेमेंट उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर उसने एक चेक साइन किया और वो चेक डिसऑनर हो गया तो आप उसको कोर्ट नहीं लेके जा सकते। लेकिन माइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिविल रॉन्ग्स। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो माइनर ने की है विच इज कंसर्न्ड एज अ पब्लिक ऑफेंस, जैसे कि दारू पी के गाड़ी चलाना या जो पुणे वाला कांड हुआ था, ठीक है, पोर्श वाला, वो सारी चीज़ों को उनको सिविल रॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट फिर बोलते हैं कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड विल इंक्लूड एक ऐसा आदमी जो पूरा पागल है, एक ऐसा आदमी जो समय समय पर जिसको दौरे पड़ते हैं, एक ऐसा आदमी जो ड्रंकेड है, दारू पी के नाच रहा है, या कोई ऐसा आदमी जो इंटॉक्सिकेटेड है, सूखे नशे करके या ये सब भी नशे कर रहा है, वो भी एलिजिबल नहीं है, अनसाउंड माइंड माना जाता है। या कोई ऐसा पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे कि एलियन एनिमी, जैसे आज के लिए पाकिस्तान है हमारे लिए एलियन एनिमी, ठीक है। उसके साथ साथ सर हमारे जो कॉरपोरेशंस होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉन्विक्स होते हैं, इंसॉल्वेंट्स होते हैं, ये सब एलिजिबल नहीं है, ये सब डिस्क्वालिफाइड पर्सन है फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनके पास आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की एबिलिटी ही नहीं होती है। इसके बाद टॉपिक आता है कंसेंट का, इसी यूनिट के अंदर, यूनिट का सेकेंड पार्ट कंसेंट। सर पहली बात कंसेंट का मतलब समझिए। कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, मीन्स टू पीपल अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, उसको बोलते हैं कंसेंट। जब दो लोग सेम चीज पर सेम सेंस में अग्री करते हैं तो उसको बोला जाता है कंसेंट। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये कंसेंट फ्री हो। मतलब क्या है? पैसे लेके करना है? नहीं सर, जब हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये कंसेंट फ्री हो, इसका मतलब ये है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंसेंट दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो फ्री हो, इन द सेंस कि उसमें कोई भी फ्रॉड ना किया गया हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई कोर्शन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। ये 5 केसेस से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। सबसे पहले आते हैं कोर्शन में। सर कोर्शन का मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट करना या धमकी देना करने के लिए जो इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है। जैसे तुम हमसे शादी, जैसे नौरा बोलती है आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम अपने हाथ की नस काट लेंगे, तो नौरा मेरे को क्या कर रही है? नौरा मेरे को सुसाइड का थ्रेट दे रही है। क्या इसकी वजह से अगर मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं तो क्या वो भी कोर्शन से होगा? हाँ सर। तो अब बात यह है, हम लोग कब कोर्शन पढ़ेंगे? जब आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की है या थ्रेटन किया है आपके साथ जबरदस्ती करने को या आपकी प्रॉपर्टी के साथ जबरदस्ती करने को, ठीक है। इवन थ्रेटनिंग टू कमिट अ क्राइम इज अंडर कोर्शन, और उसकी वजह से वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है आपको, जिसमें आपका नुकसान है और सामने वाले का फायदा है, तो होगा। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जो कोर्शन के थ्रू बना होगा वो सेक्शन नंबर 19 के तहत विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, मतलब दुखी आत्मा। नेक्स्ट आता है सर सेक्शन 16। 15 में कोर्शन था, उसका इफेक्ट 19 में था। फिर आया सेक्शन नंबर 16 जो कि है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जब एक आदमी जो आपसे सुपीरियर या डोमिनेंट पोजीशन में है, जिसके साथ आपका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वो अपनी रियल या अपरेंट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ एंटर करें जिसमें आपके मेंटल स्टेटस का, ठीक है, आपके ऊपर उसकी डोमिनेंस जो है उसका फायदा उठा के वो आपका नुकसान करा के अपना भला कर ले। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि अगर मैं कोर्ट में जाके बोल रहा हूं कि इस आदमी ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया है, तो ये इस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले की कि वो प्रूफ करके दिखाएगा, ठीक है, कि उसने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, ठीक है। और यहां पर भी ऑप्शन कोर्ट के पास रहता है इसको वॉइडेबल ट्रैक करने का, और इसको कोर्ट वॉइडेबल बना देता है, और इसका इफेक्ट दिया है 19A में। याद रखना कोर्शन का 19 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 19A में है। फिर आता है फ्रॉड। फ्रॉड इज अनइंटेंशनल नहीं, फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल। फ्रॉड इज इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जहां पर आप जानबूझ के सामने वाले को झूठ बोल रहे हो उसको ठगने के लिए, विच इज फिटेड टू डिसीव द अदर पार्टी, उसको ठगने के लिए झूठ बोल रहे हो। सच मतलब इवन कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट को भी फ्रॉड माना जाता है। लेकिन क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर वो आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी है, ठीक है, कि वहां पर आपके साथ सामने वाला रिलेटेड है, आपकी खुद की बेटी है जो आपसे सामान खरीद रही है, तो आप उसके साथ, आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी है उसको सच बताना सामान के बारे में। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि भैया साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, वहां पर इट इज फ्रॉड। सिमिलरली जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, ठीक है, जैसे कोर्ट वगैरह में हो गया ड्यूटी टू स्पीक है, एक्टिवेट डू नॉट डिस्टर्ब मोड। जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है उस जगह पर भी आपका यह हक बनता है, ठीक है, कि आपको बोलना पड़ेगा। और कहीं पर अगर आपका साइलेंस को फ्रॉड मान लिया गया है, मतलब सामने वाला बोल रहा है तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि जो तुम कि ये बात सच है। मैं तुम्हारी दुकान में एक आदमी घोड़ा खरीदने आया, तुमको बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मान लूंगा मैं कि ये घोड़ा सही दिमाग का है। वहां पर अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब होगा कि घोड़ा सही दिमाग का है, ठीक है। फ्रॉड के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। फिर आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। सर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जो आदमी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना, वो हमेशा अनइंटेंशनल है। फ्रॉड इंटेंशनल होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल होता है। जो आदमी मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, जो बात उसने कही है उस बात पर वो खुद भी भरोसा करता है, तभी उसने वो तुमको कहा है। इसीलिए मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ सामने वाले को उतना ही पैसा देना पड़ता है जितना उसका नुकसान हुआ, कोई अलग से पेनल्टी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो फैक्ट आपने कहा है आप खुद उस फैक्ट के ट्रूथ होने पर विश्वास करते हैं। भैया डिफरेंस बिटवीन का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, जरूर से देख लेना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन का वीडियो 2x में, 3x में, जितने भी x में देखना, जिसकी भी x में देखना, जरूर से देख लेना कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस बिटवीन। मेरे को लगता है कि देखो हर अटेम्प्ट में एक चीज़ नोटिस करना, जहाँ पर भी डिफरेंस बिटवीन देते हैं ना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से ही उठा के देते हैं। तो लगता तो है कि अगर डिफरेंस बिटवीन देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट से ही उठा के दे देंगे, तो बी अवेयर, ठीक है। लास्ट आता है सर मिस्टेक। अब मिस्टेक लॉ की भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब लॉ दो प्रकार की होती है, एक इंडियन लॉ की मिस्टेक की आपने, एक फॉरेन लॉ की। देखिए अगर आपने फॉरेन लॉ की मिस्टेक की तो वो लॉ तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इंडियन लॉ की मिस्टेक की है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वहां वॉइडेबल होता है। मतलब जो हर्ट पार्टी है वो आपको सू कर सकता है। दूसरा हुआ मिस्टेक एज टू फैक्ट। अब फैक्ट एज इन, फैक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गुड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें गुड्स वर इंपॉर्टेंट या आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन वाज इंपॉर्टेंट, और जो मटेरियल फैक्ट है ना उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसी को समझने में गलती हो गई है। जैसे वॉशिंग मशीन चाहिए थी वुलन क्लोथ्स को वॉश करने की, और वॉशिंग मशीन भेज दी गई है, ठीक है, सिंथेटिक क्लॉथ को वॉश करने की। तो यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है कि जो सामान है उसी का मिस्टेक हो गया, जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है। तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है।
लेकिन अगर दोनों तरफ से मिस्टेक है तो उसने भी मिस्टेक कर दी, मैंने भी मिस्टेक कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, अब ये इसका दूसरा सेगमेंट खत्म हो गया। पहला सेगमेंट था फ्री कंसेंट, पहला सेगमेंट था आपका कैपेसिटी वाला, दूसरा सेगमेंट था फ्री कंसेंट। अब तीसरा सेगमेंट आया लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये बोलता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसमें ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। ठीक है, मेरे को पता है। तो मैंने इससे पूछा कि कब लीगल नहीं होगा वो बता दो। बोलता है सर वो तब लीगल नहीं होगा जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। एफ, फॉरबिडन बाय लॉ। मैंने बोला जैसे? बोलता है अगर आप एक लड़का और एक लड़की की शादी करा दे रहे हो जो दोनों नाबालिग हैं, 16 साल का लड़का 16 साल की लड़की, भाग के शादी कर लिए, तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये नाबालिग हरकत है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सिर्फ बालिग लड़की ही शादी कर सकती है, नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ही नहीं सकती, ना लड़का भी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, जब जा तो जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर दे। जैसे सर प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर दे, पुरानी 2000 रुपए की नोट बंद हो गई है, उसके पहले एक बार नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 की, मोदी जी ने एक लास्ट डेट दी थी जब तक 500 और 2000 की नोट एक्सेप्ट होती हैं। उस लास्ट डेट तक जितनी भी 500 और 2000 की नोटें हैं वो सब एक्सेप्ट होंगी। उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें 500 और 2000 की नोटें दे रहे हो या 1000 रुपए की नोटें दे रहे हो जो डेट्स दी गई हैं उसके बाद, सो दैट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ। कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट, थर्ड वाला बोलता है विच इज फ्रॉडलेंट। तो पहला वाला बोला विच इज फॉरबिडन, दूसरा वाला बोला डिफीट्स, और तीसरा वाला बोला फिर से फ्रॉडलेंट, कि आप फ्रॉड ही कर रहे हो, जैसे लक्ष्मी चिट फंड, तो FDF हुआ। फिर नेक्स्ट बोला कोई ऐसी चीज आप कर रहे हो विच इज कॉजिंग इंजरी टू समवन एल्स। जैसे एक जमीन बहुत दिन से खाली पड़ी हुई थी, तुमने देखा कोई नहीं है, तुम फेंस तोड़ के अंदर घुस गए, तुमने पूरा मकान तोड़ के वहां पर विला बना दिया क्योंकि 20-25 साल से कोई आया नहीं था, तो यहां पर तो तुमने सामने वाले को इंजरी कॉज की है ना उसकी प्रॉपर्टी में। और लास्ट वाला बोलता है अगर कोई चीज इमोरल है। इमोरल मतलब क्या सर? इमोरल मतलब कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी के लिए या कोई व्यंग ऑफ द सोसाइटी के लिए, कोई रिलीजियस पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट है वो। ऐसे एक बड़ा ही रंगीन एग्जांपल देता है ICI कि मान लो कालरा सर हैं और उधर रिया जी हैं, कालरा सर का पहला प्यार, और इधर सुरभि मैम है। अब रिया जी की शादी हुई है राजीव से, ठीक है। अब कालरा सर क्या कर रहे हैं, रिया जी को पैसा दे रहे हैं, बोलते हैं तुम राजीव को डिवोर्स देके मेरे से शादी कर लो, डिवोर्स देने का जो खर्च होगा वो मैं दे रहा हूं। इस तरह की एक्टिविटी को इमोरल माना जाता है। और लास्ट वाला है समथिंग विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मतलब कोई ऐसी चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है एट लार्ज। तो क्या क्या हुआ सर? पहला हुआ फॉरबिडन बाय लॉ F, ठीक है, सबसे पहला हुआ फॉरबिडन बाय लॉ F, ठीक है। फिर एक और F हुआ फ्रॉडलेंट, ठीक है, 2 F हो गए। फिर 2 I हुए, कैसे? 2 I हुए, एक हुआ इमोरल, एक हुआ इंजरी, 4 हो गए। 2 ठो I का जोड़ा, 2 ठो F का जोड़ा, ठीक है। फिर एक P, फिर एक P है पब्लिक पॉलिसी, और एक D है डिफीट्स द प्रोविजन। तो इट इज FDIP, FDIP, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, FDIP। अब यहां से ना एक टॉपिक आगे आता है कि कौन से ऐसे वो अग्रीमेंट होते हैं जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं। अब यहां पर मैंने ना इंस्टाग्राम पर अपने CA शांतम गुप्ता जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर GK एक सीरीज बनाई है, गुप्ता जी का ज्ञान। उसमें 7 रीलें हैं 30 सेकंड की ईच, मतलब लगभग आप ऐसा समझ लो कि 3.5 से 4 मिनट में आप अपने पेपर के 8 से 10 नंबर ले सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट कवर कर दिया है, जैसे OPC का कन्फ्यूजन, इनलैंड बिल फॉरेन बिल का कन्फ्यूजन, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिन जिन चीज़ों में बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है ना उसकी मैंने रीले बना दी। चैम्पर्टी मेंटेनेंस, स्टाइफल प्रोसिक्यूशन इंटरफेरेंस। तो ये आप जाके इंस्टाग्राम पे CA शांतम गुप्ता लिख लेना, हाइलाइट्स का जो पोर्शन होता है उसमें सेकंड वाला है ये, और फॉलो भी ठोक देना पसंद आए तो आना। तो सबसे पहला अग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी, ठीक है।
अनलेस एंड अनटिल आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिली है, अगर आप किसी एलियन एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज वॉइड। नेक्स्ट, स्टाइफल प्रोसिक्यूशन। स्टाइफल प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आप कोर्ट में विटनेस को पैसा खिला रहे हो या विटनेस टैंपरिंग कर रहे हो जिससे कोर्ट की नॉर्मल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू ना हो, या तो एविडेंस टैंपरिंग कर रहे हो। फिर आया मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। मेंटेनेंस का मतलब होता है जब कोई दूसरे को पैसा दे रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज सामने वाले के ऊपर केस चलता रहे, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। उसका उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि ये केस चलता रहे। चैम्पर्टी, जिससे सामने वाले की गुडविल अनाउंस हो, यह है मेंटेनेंस। चैम्पर्टी क्या है? सामने वाला तुमको पैसा दे रहा है केस करने के लिए या फाइट लड़ने के लिए, जिससे जब तुम जीतो तो कुछ पोर्शन उसको भी मिले। जैसे चाइना पाकिस्तान को फंड करता है कि पाकिस्तान अपनी वॉर इंडिया के साथ वेज करे, टर्की कर रहा है फंड, वो कर रहे हैं सामान उमान भेज भूज के। क्यों कर रहे हैं? सो दैट वो इंडिया के साथ अपनी वॉर वेज कर सके, क्योंकि उसमें उनका ही फायदा होगा ना लास्ट में। नेक्स्ट, उसके बाद ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस या गवर्नमेंट टाइटल्स। ये क्या है सर? अगर आपने किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी पैसा खिला के लेने की कोशिश की, सरकारी रिवॉर्ड पैसा खिला के लेने की कोशिश की, या ऐसा कुछ भी किया, कोई रिकग्निशन वगैरह जिसमें आप सरकारी वस्तुएं या सरकारी रिवॉर्ड्स को अपने में लपेट रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो फिर उस केस में हम लोग ये मानेंगे कि ये ट्रैफिकिंग है एंड दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स टू क्रिएट मोनोपोली। अगर कोई अग्रीमेंट आप कर रहे हो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली क्रिएट करने के लिए? देश से कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए। जैसे मान लो जियो और एयरटेल साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लें, ठीक है, कि बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर तो अंदर ही घुस जाएंगे, वोडाफोन, और फिर लास्ट में जियो और एयरटेल अपना दाम आसमान में फाड़ देगा, फिर कस्टमर एक्सप्लॉइट हो जाएगा। इसलिए एनी अग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली विच इज अगेंस्ट द कंपटीशन इन इंडिया इज वॉइड। दूसरा, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। सर ये जो मैरिज की दलाली वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये भी वॉइड होते हैं। वो जो बिचौलिया लोग आती है ना, दीदी लोग, इधर से भी 2% लेगी, इधर से भी 2% लेगी, वो वॉइड है। सर मैरिज ब्यूरो नहीं, वो अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग ना शादी करवाने का कमीशन नहीं लेते, सिर्फ वर वधू को मिलवाते हैं। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। अब इसमें और स्टाइफल में क्या फर्क है? इंटरफेरेंस ऑफ कोर्स ऑफ जस्टिस में आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आप कोर्ट में जज को पैसा खिलाने की कोशिश कर रहे हो या लॉयर को पैसा खिलाने की कोशिश कर रहे हो, किसी जुडिशियल ऑफिसर को या लॉयर को। विटनेस को नहीं, विटनेस इज स्टाइफल। जज को खिलाने की कोशिश कर रहे हो। इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, जे फॉर जज, जे फॉर जस्टिस, या जुडिशियल ऑफिसर को। इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है कि ए और बी के बीच में केस चल रहा था, वो एक्स को पैसा देता है कि बी का केस मत लड़, और बाद में हट जाता है पैसा देने से, मना कर देता है कि नहीं दूंगा, ठीक है। तो क्या वो लॉयर कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो वॉइड है, ठीक है। फिर एक आता है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। देखो सर, कभी कभार आपको, अगर आप अपने बारे में पहले सोचते हो कंपेयर टू द थिंग यू शुड डू बिकॉज यू आर वर्किंग, तो वो चीज वॉइड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाले हैं, उनका काम है देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब वो करने के लिए, अब मैं पुलिस वाले के पास गया, मैंने बोला मेरी वॉलेट चोरी होगी, बोलता है 2000 रुपए दो तब खोजेंगे। तो ये तो वो अपने बारे में सोच रहा है अपनी ड्यूटी पूरी करने से पहले, तो दिस इज वॉइड, ठीक है। सेगमेंट फिर से समझो कौन कौन से आए। सबसे ऊपर पहले कैपेसिटी आया, ठीक है, उसके बाद फ्री कंसेंट आया, उसके बाद एक सेगमेंट आया लीगल, मतलब ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन शुड बी लीगल, उसी के अंदर पब्लिक पॉलिसी का एक सेगमेंट आ गया। 3 सेगमेंट हो गए। अब आया चौथा सेगमेंट, वॉइड अग्रीमेंट। मतलब ये सेगमेंट अब उन लोग अग्रीमेंट्स के बारे में बात करेगा जो वॉइड है, और यहीं पर ये यूनिट खत्म हो जाएगा। पहला बोलता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अगर आप सही उम्र पहुंच चुके हैं, जो शादी के लिए जरूरी है 21 साल जो है, उसके बाद अगर किसी ने आपको शादी करने से रोका अपने मनपसंद इंसान से या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट वॉइड है। आप अपने मनपसंद के लोगों से बिंदास शादी कर सकते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर एक आता है सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो आपको ट्रेड करने से रोके, बिजनेस करने से रोके, वो अग्रीमेंट वॉइड है। पहली बात तो ये समझ लो, कोई भी ऐसा
अग्रीमेंट जो आपको बिजनेस करने से रोके वो अग्रीमेंट वॉइड है, सीधी सी बात, उसका कोई लीगल एम्फेसिस नहीं है, वो अग्रीमेंट वॉइड है, एज सिंपल एज दैट, वो पूरा पूरी वॉइड है। अब बात ये आती है, अगर वो अग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है, अगर वो अग्रीमेंट, ध्यान से सुनना, अगर वो अग्रीमेंट वॉइड है तो वो रिस्ट्रेन किस चीज में होना चाहिए, वैलिड कब होगा, ये सुनो, वो वैलिड होगा अगर एम्प्लॉयमेंट में है, वो वैलिड होगा अगर सेम नेचर का बिजनेस है, वो वैलिड होगा अगर वो आपको लोकल एरिया में रोक रहा है, वो वैलिड होगा अगर वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अगर वो आजीवन है या दूसरे तरह के बिजनेस में है या पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी बिजनेस करने से है या एम्प्लॉयमेंट के बाद का रिस्ट्रेन है, तो वो वैलिड ही नहीं होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, ये याद रखना है, इसके ऊपर केस स्टडी आती है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए अब सुनना ध्यान से, अगर कोई आदमी आपको कोर्ट जाने से रोक रहा है या अपना लॉफुल राइट एक्सरसाइज करने से, द राइट टू गो टू कोर्ट आपको रोक रहा है, इसके लिए रोक रहा है, तो वो वॉइड है। लेकिन अगर आप लोग दोनों म्यूचुअली ये अग्रीमेंट कर रहे हो कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं, और फ्यूचर में अगर हमारा कोई और डिस्प्यूट भी आया इस बात पर, उसको भी हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे, तो वो रिस्ट्रेन नहीं माना जाता लीगल का, वो सिर्फ बोला जाता है कि हम लोग कोर्ट की जगह आपस में मिल बैठ के बात करना चाह रहे हैं, तो दैट इज ओके। सर अगर एक अग्रीमेंट कोई अनसर्टेन काम करने के लिए किया है, वो तो वैसे भी वॉइड ही होगा, अनसर्टेन चीज कहां से होगी वैलिड। और लास्ट आता है इसमें वेजरिंग। सर वेजरिंग का मतलब होता है सट्टा, जब दो लोग किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर एक सट्टा लगाते हैं, मनी या मनीज वर्थ, और जब लोगों को ना इवेंट जीतने हारने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, द ओनली इंटरेस्ट दैट दे हैव इज टू मेक मनी, कि विराट सेंचुरी मारेगा। अब हमको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि विराट का इसके बाद क्या होगा, या इस चीज में विराट नहीं मारा तो कितना उदास होगा, हमें सिर्फ इस चीज से सिर्फ जीतने या हारने से मतलब है। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, वेजरिंग वॉइड है, पहली बात तो इलीगल नहीं है, वॉइड है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो वेजरिंग जैसे लगते हैं, जैसे कि लॉटरी हो गया, ठीक है, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल गेम हो गया, लेकिन उसमें याद रखना 1000 तक का अगर प्राइस मनी होगा तो वो वेजरिंग नहीं होता है, 1000 के ऊपर का प्राइस मनी होगा तो वो वेजरिंग मान लिया जाएगा। अच्छा, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस, जैसे आपको लगेगा शेयर ट्रेडिंग वाले, लेकिन बाद में ये बताता है ये शेयर ट्रेडिंग वाले जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो वेजरिंग नहीं होते हैं। मतलब शेयर मार्केट में मैं जो शेयर खरीदता बेचता हूं, अगर वहां मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो सेबी मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन अगर 500 से कम है तो वो वेजर है, याद रखना, क्रॉसवर्ड 1000 के ऊपर वेजर है, हॉर्स रेस 500 के नीचे वेजर है, दोनों उल्टा है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो वेजरिंग नहीं होते, जैसे चिट फंड वेजरिंग नहीं होता, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो आप शेयर मार्केट में करते हो वो वेजरिंग नहीं होती, कोई एथलेटिक कंपटीशन है अगर 1000 रुपए तक का प्राइस मनी है तो वो वेजरिंग नहीं होगा। अब एग्जाम के लिए तुम 1000 ही रखना, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये 1000 नहीं है, बट एग्जाम के लिए 1000 ही रखना। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कभी वेजरिंग नहीं होगा, वेजरिंग इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम देना पड़ता है जो साइंटिफिकली कैलकुलेट होता है, वेजरिंग तो सट्टा है, उसमें आपको कोई प्रीमियम थोड़ी ना देना है। वेजरिंग में जिस चीज को आप जीतने या हारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, लेकिन इंश्योरेंस आप जिस चीज का कराते हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जैसे कि गाड़ी या घर या फोन, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है ना, आप चाहते हो वो चीज सेफ रहे, प्लस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, वेजरिंग वॉइड होता है। सो वी कंप्लीटेड द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 3 in 23 minutes 45 seconds. All the best. कमेंट जरूर करना यार।